इट कम बैक्स। हेलो मैम। हेलो। लास्ट टाइम हमने जो वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और उनके ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उस बारे में हमने बातचीत की थी। तो इस बार हमें कुछ और उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली है कि आखिर जो इन वुमेन्स पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद वो कैसे अपनी कंप्लेंट को दायर कर सकती हैं और इस एक्ट में उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो लिव इन रिलेशनशिप हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंक्लूड करी गई है वो सेक्शन 2 क्लॉज F में दी गई है विद द नेम रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप ही एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बिल्कुल मैरिज के नेचर का ही होता है। उसमें जितनी भी परफॉर्मिंग होती है, जितनी भी ड्यूटीज होती है फुलफिल करी जाती है वो बिल्कुल मैरिज की तरह से ही फुलफिल करी जाती है। और दूसरी चीज सेक्शन 2 क्लॉज Q में दिया हुआ है कि अगर किसी भी महिला के ऊपर घरेलू अहिंसा हो रही है या घरेलू अत्याचार हो रहा है उनके मेल पार्टनर के किसी भी रिलेटिव के द्वारा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो पुलिस में जाके उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि एक जजमेंट पास हुई थी वीडी भनोत वर्सेस सविता भनोट की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जब से ये एक्ट बना है साल 2005 से बना है, लेकिन साल 2005 से पहले के भी जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो सब भी इस एक्ट के अंदर आएंगे और उन सभी को न्याय मिलेगा इस एक्ट के अंदर। तो ये वीडी भनोट वर्सेस सविता भनोट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हमारे सामने क्लियर किया था। और एक और बहुत अच्छी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही भारत माता वर्सेस विजय रंगनाथन के केस में, जिसमें कि ये बताया गया कि अगर कोई भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है तो उस महिला को और उस बच्चे को मेंटेनेंस पूरा मिलेगा और उनको कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिकली अब्यूज नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकते हैं। इसके साथ ही मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि यदि कोई महिला कंप्लेंट लिखवा रही है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या उसका उसी आदमी के साथ रहना जरूरी है? जी नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वुमेन चाहे कहीं भी रह रही हो, चाहे मैट्रिमोनियल होम में चाहे पैट्रिमोनियल होम में, वो जहां रह रही हो वो कंप्लेंट वहीं से कर सकती है। एक ऐसे ही जजमेंट आया था गिरधारी नाथ वर्सेस ममिता रानी सुतर साल 2016 में, जिसमें कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि किसी भी महिला का अक्यूज्ड के साथ या रिस्पोंडेंट के साथ एक ही छत में रहना जरूरी नहीं है। जब वो कंप्लेंट करे वो जहां रहेगी वहीं से वो कंप्लेंट अपनी दे सकती है। अच्छा मैम, अब ये बताइए कि एग्रीड पार्टी जो है किस सेक्शन में रिलीफ मांग सकती है? जी, कोई भी अग्रीव्ड पार्टी यानी कि वुमेन जो है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्शन 12 में जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो कंपनसेशन मजिस्ट्रेट के पास लगा सकती है एक एप्लीकेशन। दूसरा एक सेक्शन 20 होता है जिसमें कि वो मॉनिटरी रिलीफ मांग सकती है, और एक सेक्शन 22 होता है जिसमें वो कंपनसेशन मांग सकती है। एक जजमेंट आई थी साल 2016 में कृष्णा भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था और साफ अलाउ किया था कंप्लेनेंट को कि वो रिस्पोंडेंट से अपना स्त्रीधन वापस ले सके। तो कोई भी महिला है अगर उसका स्त्रीधन अक्यूज्ड के पास रखा हुआ है या अक्यूज्ड के रिलेटिव्स के पास रखा हुआ है तो उसके पास पूरा राइट है अपना स्त्रीधन वापस लेने का। मैम सेम चीज जैसे कि आपने बोला स्त्रीधन उसके पास रखा हुआ है अक्यूज्ड से लेने का, तो क्या ये बात उन लोगों के लिए भी मान्य होगी जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं? जी बिल्कुल, अगर लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा रहा है, सामान का आदान प्रदान हुआ है दोनों के बीच में, तो वो बिल्कुल ले सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं जो है पुरुषों को कुछ पैसा दे देती हैं और फिर उसके बाद कंप्लेन दर्ज कराना चाहती है, उनके साथ धोखाधड़ी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जुडिशियल सेपरेशन होता है। अगर कोई महिला जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो कंपनसेशन नहीं डाल सकती है या मॉनिटरी रिलीफ नहीं डाल सकती है अक्यूज्ड के खिलाफ, वो बिल्कुल डाल सकती है। उसके लिए भी वो पूरी तरह से एंटाइटल्ड है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, हाउस की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कर सकती है? जी, यदि किसी भी महिला के पास घर नहीं है और उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो कोर्ट में सेक्शन 17 का सहारा लेके एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि उन्हें एक अकोमोडेशन दी जाए, जिसमें कि कहा जो ये सेक्शन कहता है राइट टू रिसाइड। ये सेक्शन ऐसा है जिसमें कि महिला जो है कंप्लेनेंट को पूरा राइट होता है कि उस घर में उसे अकोमोडेशन मिल सके, चाहे अगर हिंसा उसकी मैट्रिमोनियल होम में हो रही हो तो उसको वहां पे भी पूरा राइट है कि वो वहां पे भी रह सकती है, या अगर हिंसा उसकी पैट्रिमोनियल होम में हो रही हो तो उसके पास वहां पे भी राइट है रहने का। और इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि उस औरत का उस प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल हो किसी भी तरह का या कोई लीगल राइट बन रहा हो तभी उसे वो राइट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उस औरत को पूरा राइट मिलेगा उस घर में रहने का यदि उसके पास अकोमोडेशन की कमी है। और दूसरी चीज ये कि अक्यूज्ड के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस औरत को एविक्ट कर सके, यानी कि उसे घर से बाहर निकाल सके। तो अगर उसमें उस घर में भी रहने पर उसके साथ हिंसा होती है तो भी कोर्ट क्या बचाव देती है? जी, उसके लिए पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। वो कंप्लेंट दोबारा से डाल सकती है कि वो लोग उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कि जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो विकासशील देशों में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डेली एक नया केस हमारे सामने आता है। अगर न्यूज़पेपर उठा लें, कुछ भी देखें तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के काफी केसेस जो है हमारे सामने आते हैं। तो ऐसा कोई डेटा है जिससे हमें पता चलता है कि वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट बढ़ गया है? जी बिल्कुल। कुछ ही समय पहले मैंने एनसीआरबी के डेटास को थोड़ा देखा था, तो उसमें मैंने यही पाया कि साल 2017 में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो थे हमारे इंडिया में लगभग 86,000 थे, जो कि अब बढ़ के साल 2018 में 89,000 प्लस में हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो केसेस हैं हमारे इंडिया में इतने प्रोटेक्शन के बाद, इतना अच्छा लॉ आने के बाद भी, लोगों के अंदर जागरूकता आने के बाद भी ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये थोड़ा बढ़ा है इसमें। और दूसरी चीज मैंने ये भी देखी कि डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा ये जो क्रूएल्टी है, डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं सिर्फ, और ये क्रूएल्टी भी, ये दोनों ही चीजें जो है सबसे ज्यादा है इंडियन सोसाइटी में। जितने भी क्राइम्स दिखाए गए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएल्टी ही है। फिर उसके बाद आती है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ये सेकंड नंबर पे हमारा जो क्राइम है ये सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस ही मैंने पाया है। ये भी बताइए कि किस एज ग्रुप में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है? आपकी खुद की भी रिसर्च रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, आपका भी अपना एक एज ग्रुप था वुमेन को कि आपने उनको जब मेथोडोलॉजी बनाया और आपने रिसर्च करने की सोची तो आपने एक एज ग्रुप को प्रेफरेंस दी कि इतने से इतने ग्रुप का, तो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा केसेस थे? क्योंकि आजकल लड़कियों की शादी अगर जल्दी हो जा रही है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ लिख नहीं रही, तो ऐसे में उनके माँ बाप उनकी शादी करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो जो लड़कियां होती हैं उस वक्त बहुत ही कम एज की होती हैं, तो क्या कम एज के लोग ज्यादा आ रहे हैं या हर एक एज ग्रुप में ये चीज है? जी, मेरा जो डाटा रहा है वो 18 साल से लेकर 35 साल की महिलाओं के ऊपर रहा है, लेकिन उसमें भी मैंने यही पाया कि लगभग लड़कियां 20 साल से लेकर 27 साल तक की महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा था। क्योंकि जहाँ पे मैंने स्टडी करी थी वहाँ पे जो लड़कियां थी कुछ जो थी बहुत पढ़ी लिखी थी और कुछ जो थी कम पढ़ी लिखी थी।
तो और दूसरा डेटा मैंने ये भी देखा कि सिर्फ ये इलिटरेसी या अनएजुकेशन जो है सिर्फ यही कारण नहीं है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस में। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी अपनी बीवियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मुझे रिसर्चेस देखने को मिली और कुछ महिलाएं भी ऐसी मिली जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी लेकिन उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है तो लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं। जी जी बिल्कुल। लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जाना, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने हम लोगों को दी। मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही अच्छी साबित होगी और वो अवेयर होंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर नेक्स्ट एपिसोड में आप किस बारे में वो हमारा डिस्कशन होगा और किस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी सभी को कि हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो वुमेन राइट्स के बारे में होगा कि कौन कौन से लॉज में कहाँ पे वुमेन्स को राइट मिले हुए हैं और अपने किस किस राइट के लिए वो कहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो मैं अपने व्यूवर्स को, खासतौर से जो लेडीज हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारा नेक्स्ट एपिसोड वो जरूर देखें और अगर हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।